Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 5, chemical reactions. Chemical reaction. We deal with a large number of chemical reactions in our daily life. During these reactions, atoms present in different substances rearrange themselves to form new substance. Burning of coal and natural gas. Natural gas is methane. In air are well-known examples of chemical reactions. Chemically, coal is carbon. It exists in solid state and is black in color. Its burning in air is in fact a chemical reaction of carbon with oxygen of the air to form carbon dioxide. Carbon dioxide is a colorless gas. Its chemical composition and chemical properties are entirely different from those of the carbon and oxygen. The rearrangement of atoms that takes place during the chemical reactions can be represented as follows in this picture. How? When carbon or coal react with oxygen, air, हमारे पास जब कार्बन जो कि कोल को हम कार्बन कहते हैं और वो ब्लैक इन कलर होता है, जब वो रिएक्ट करता है एयर के साथ जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर ऑक्सीजन गैस जिसे हम कहते हैं एयर O2, ऑक्सीजन गैस के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बर्निंग के बाद हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीन्स एक कार्बन का एटम होता है और दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. सो आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर बर्निंग ऑफ कार्बन और कोल in air, it gives us carbon dioxide as a product. Substance which take part in a chemical reaction are called reactants. वो substance जिनसे chemical reaction start होता है जो उन्हें हम कहते हैं reactants. And those which are formed as a result of the reaction are called product. और जो इनके result में बनता है वो हमारे पास product कहलाता है. When methane burns in air, अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. जबकि हम मीथेन को एयर में बर्न करते हैं, अब एयर में हमारे पास क्या है, O2 ऑक्सीजन है. एयर में हमारे पास क्या है, O2 है और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है. अगर ऑक्सीजन ना हो तो बर्निंग प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट करता. सो मीथेन दैट इज CH4 मीन्स कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम जब मिलते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ और फिर वो हमारे पास क्या बनते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. When methane burns in air, carbon dioxide and water are formed. क्या चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला है, CO2 मीन्स कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिला के क्या चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड. और वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O मीन्स ऑक्सीजन हमारे पास एक है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके क्या चीज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं. So during the rearrangement of atoms in the burning of methane, this natural gas, carbon atom of methane gets attached with the 2 oxygen atoms of given carbon dioxide, while hydrogen atoms act themselves with oxygen atoms to give water vapors. अब क्या बता रहे हैं वो हमारे पास कि जो मीथेन का कार्बन है हमारे पास वो हमारे पास जाके अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के एटम्स के साथ. ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ वो जाके अटैच होता है और वो कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अब रह जाते हैं कि मीथेन में हाइड्रोजन के एटम्स, जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलके वाटर बना देते हैं. और जो वाटर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं. The rearrangement of atoms during the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form liquid water is shown below in the figure. अब हमारे पास जो liquid water है वो कैसे बनता है, उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं. हमारे पास हाइड्रोजन गैस जब गैस ली जाती है तो वो मॉलिक्यूल बनता है और वो होता है H2O. H2 मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास वो उसमें एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है, मतलब कि एटम्स कंबाइनली फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. सो हाइड्रोजन गैस बन जाती है फॉर द फॉर्मेशन आफ्टर टेकिंग 2 हाइड्रोजन इट्स फॉर्म द हाइड्रोजन गैस. और जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं. जब ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो हमारे पास वाटर बनाती हैं इनटू लिक्विड फॉर्म.
Applications of chemical reactions: burning, respiration, and photosynthesis, etc. are the examples of chemical reactions which takes place everywhere in our environment. Fuel में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? Natural gas or petrol, etc. are on its burning in vehicle engines produce different gases. The gases so produced develop pressure to move the piston in the engine and to run the vehicle. Heat produced during burning of fuel in our kitchens is used to cook food. Similarly, heat produced during burning of fuel in industries is used to produce steam from water. Now the first one is during photosynthesis in plants. अब जो plants में chemical reaction होता है उसे हम कहते हैं photosynthesis, जिसमें हम बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. This reaction takes place in the presence of sunlight and the green pigment chlorophyll. हमें मालूम है कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके कौन सा प्रोसेस करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. मतलब कि क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ, रिएक्ट विद सनलाइट and form of food. This process is known as photosynthesis. Now इसके अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? उसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2 मीन कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और वाटर H2O मीन्स हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर बनाता है वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं. कहाँ पर? लीव्स के अंदर. किसकी मौजूदगी में? क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में. जब ये रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं. अब ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6 मीन्स कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम. जब ये मिलते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं जो कि फूड होता है. एंड ऑक्सीजन गैस O2 ऑक्सीजन गैस बनाया जाता है. Now the next is respiration. During respiration, the oxygen of air reacts with food, that is glucose, to produce carbon dioxide and water in the cell of the living organisms. The energy produced during this reaction is used to perform all the body functions in the living organisms. अब इंसानों के अंदर या दूसरे जानवरों के अंदर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो रिस्पायरेशन होता है उसमें कैसे प्रोसेस किया जाता है? हमारे पास ग्लूकोज जो हम लोग फूड लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है. और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. वो फूड जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हमारे पास रिस्पायरेशन के थ्रू हम जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट कर जाते हैं. और रिएक्ट करने के बाद वो जो रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी. वो एनर्जी जो हम इंसान और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं. Chemical equations and their balancing. A chemical equation is the representation of a chemical reaction in terms of symbols, formula and sign, etc. In a chemical reaction, the reactants and products are separated by an arrow. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास reactants होते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों को सेपरेट किससे किया जाता है? एक एरो से सेपरेट किया जाता है. इस एरो से सेपरेट किया जाता है. और केमिकल रिएक्शंस को हम लोग किस टर्म में रिसेंबल्स करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स या फॉर्मूला या फिर साइंस. इनके जरिए हम इस केमिकल रिएक्शन को शो करवाते हैं. जैसे कि ये सिंबल्स हैं, ये हमारे पास साइंस हैं और कुछ फॉर्मूलाज लगा के हम लोग क्या करते हैं? कोई भी रिएक्शन शो करवाते हैं. Symbols and formulas of a reactants are written on the left hand of the arrow, whereas the products are written on the right hand of the arrow. हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम राइट साइड पे लिखते हैं और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स आते हैं आफ्टर रिएक्शन उन्हें हम लोग लेफ्ट साइड पे लिख रहे होते हैं. Physical states of reactants and the products are also expressed along with their formulas or symbols by S, G and AQ. AQ means aqueous, G means gas and S means solids. इसको देखें यहाँ पे सल्फर में इन्होंने S लिखा हुआ है और ऑक्सीजन में G. इट्स मीन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट.
which stands for solid, gas and aqueous states respectively. For example, the chemical reaction representing the reaction of sulfur with oxygen to form sulfur dioxide is written as follows. अब हमारे पास सल्फर है जो कि सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है. जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो वो हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या रिएक्टेंट देता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2. वो भी किस फॉर्म में दी जाती है, गैस के फॉर्म में होती है. The chemical equation written above shows that sulfur in its solid state react with oxygen in gaseous state. The product of the reaction is sulfur dioxide, which is in the form of gas. This signs S and G indicates that the physical state of the reactants and the products. Mean वो किस physical state में पाए जाते हैं. Similarly, we have another example. The chemical equation given below indicates that zinc in its solid state reacts with aqueous solution of sulfuric acid and produce aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas. हमारे पास जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जा रही है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में पाया जाता है. जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं आपस में तो वो हमारे पास जिंक सल्फेट देती हैं. जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में पाया जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस दी जाती है H2, हाइड्रोजन गैस बनती है. बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. नाउ हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं. The chemical equations in which the number of atoms of each element on the both sides of the equation, reactant side and the product sides are equal is called the balanced chemical equation. For example, the chemical equation shown below is balanced chemical equation. ये अब हम चेक करते हैं कि ये कैसे बैलेंस इक्वेशन है. उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं वो एरो के इस साइड पे और एरो के इस साइड पे इक्वल होने चाहिए, तब वो इक्वेशन बैलेंस होती है. इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास HCl. हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोक्लोराइड HCl. जब वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो हमारे पास देता है एज अ रिएक्टेंट सोडियम क्लोराइड और वाटर देता है. हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम हाइड्रोजन के मौजूद है. 1 and 1. देयर आर 2 एटम्स. यहाँ पे कितने एटम्स है हमारे पास, 2 एटम है हाइड्रोजन के. और इस साइड पे अगर हमारे पास प्रोडक्ट की साइड पे 2 एटम्स है तो रिएक्टेंट की साइड पे कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए. तो चेक करें हाइड्रोजन 2 है जी, हाइड्रोजन की 2 एटम्स है यहाँ पे. सो हाइड्रोजन बैलेंस है. अब हम चेक करते हैं क्लोरीन. क्लोरीन यहाँ पे सिर्फ एक एटम पाया जा रहा है इन द प्रोडक्ट साइड. अब हम लोग चेक करना है कि हमारे पास रिएक्टेंट की साइड पे क्लोरीन के कितने एटम है. क्लोरीन का एक ही एटम मौजूद है हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर भी. सो क्लोरीन भी बैलेंस हो गई. नाउ द नेक्स्ट वन इज सोडियम. सोडियम को चेक करें. सोडियम का यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही एटम पाया जा रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के ऊपर, और हम जब रिएक्टेंट साइड के ऊपर जाकर चेक करते हैं तो वहां पे भी सिर्फ एक ही एटम है. इट्स मीन कि दोनों साइड पे सोडियम के एटम्स भी इक्वल है. लास्ट वन हमारे पास बचा है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट साइड पे एक एटम पाया जा रहा है और हम लोग जब इसको रिएक्टेंट की साइड पे चेक करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास एक ही ऑक्सीजन एटम पाया जा रहा है. इट्स मीन कि हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस है. नाउ हमारे पास तमाम एटम्स जो है वो बैलेंस है, तो इट्स मीन दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन. The chemical equation in which the number of atoms of each element on the both sides of the equation, reactant side and the product side, is not equal is called an unbalanced chemical equation. For example, अब वो कैसे unbalanced है, हमारे पास ये एग्जाम्पल दी हुई है. हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है. प्रोडक्ट साइड पे ये दोनों दो एटम्स इनके पाए जाते हैं. मीन्स हाइड्रोजन के भी 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम है. जबकि जब हम रिएक्टेंट साइड पे जाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस बन रही है उनमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एक एटम पाया जा रहा है. इट्स मीन दे आर नॉट बैलेंस्ड बिकॉज ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव 2 hydrogen and 2 chlorine, but in the reactant side we have 1 chlorine and 1 hydrogen, so it is not balanced. वो हमारे पास बैलेंस नहीं है. So this chemical equation is known as unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equations can be balanced by different methods. The trial and the error method is commonly used.
According to this method, trial and error process of adjusting coefficients before symbols or formula is continued till the number of the atoms of each element on the both sides of the equation becomes equal. The following rules for balancing a chemical equation are as follows. The first one, write the unbalanced equation and count the number of atoms of each element on both sides of the arrow. Work with one element at a time. Multiply the symbol formula with suitable integers 2, 3, 4, 5, etc. on that side of the equation where the numbers of atoms of a particular element is less, and try to balance this element on both sides of the equation. Start multiplying with relatively small number. Repeat the process for all the elements one by one. Balance the diatomic molecules like hydrogen, H2, N2, O2, Cl2, etc. at the end. Diatomic means have the two atoms. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि हम लोगों ने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. हाउ वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन? कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन. वी हैव N2 in the gaseous form and hydrogen gas also in the gaseous form. जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास बनाते हैं NH3 बनाते हैं. अब आप सबसे पहले चेक करें कि ये बैलेंस है या नहीं. यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं जबकि रिएक्टेंट्स में हमारे पास नाइट्रोजन का 1 एटम है. तो यहीं से पता चला कि ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है. इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो. दोनों साइड्स पे हम लोग एटम्स की क्वांटिटी चेक करेंगे कि वो कितने एटम्स पाए जाते हैं. सबसे पहले रिएक्टेंट्स को चेक करें. रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है. तो नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? नाइट्रोजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के भी 2. So 2 atoms of nitrogen and 2 atoms of hydrogen are present in the reactants. Now move toward the products. In the products we have nitrogen 1 atom and hydrogen have 3 atoms. So 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. ठीक. तो हम लोग जब चेक करते हैं तो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो अनबैलेंस्ड है. हाइड्रोजन का भी 2 और 3 है तो ये भी अनबैलेंस्ड है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ऐड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू द बैलेंस्ड n. सबसे पहले हम लोगों ने n को बैलेंस करना है. रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम्स थे तो हम लोगों ने प्रोडक्ट में भी से 2 बनाना है. तो 2 बनाने के लिए हम लोग इस प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स बिकम 2 नाइट्रोजन. हमारे पास 2 नाइट्रोजन मैंने इट्स मीन नाइट्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया. और जब हाइड्रोजन को चेक किया जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाए तो कितने बनते हैं? 6. इसका मतलब है कितने एटम्स हो गए हाइड्रोजन के? 6. कैसे बना? ये जो 2 है कोएफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ जितने एटम्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन के, वो है 3. तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बनेगा. इट्स मीन 6 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं. नाउ नाइट्रोजन इज बैलेंस. नाइट्रोजन बैलेंस है लेकिन स्टिल हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो थर्ड है, नाउ ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम. अब हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है. हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम कोई ऐसा कोएफिशिएंट जो है वो रिएक्टेंट में जाके है ना हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो बैलेंस हो जाए. और हम लोगों ने इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. कैसे, क्यों किया? बिकॉज 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 देता है और ऑलरेडी प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं. दैट्स वाई हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इट्स बिकम द 6. सो इन द रिएक्टेंट 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड इन प्रोडक्ट आल्सो 6 हाइड्रोजन एटम्स. सो इट इज आल्सो बैलेंस. अब जाके ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है. सो द बैलेंस इक्वेशन इज N2 3H2 means 6 hydrogen atoms give us 2 molecules of NH3. Next example we have CH4 मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस. जब मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. स्टेप 1 हम लोगों ने पहले चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं. सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्टेंट्स को एक साइड पे और प्रोडक्ट्स को एक साइड पे लिखना है. रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन हैव 1 एटम, हाइड्रोजन हैव 4 एटम एंड ऑक्सीजन हैव 2 एटम्स. On the product side, carbon have 1 atom, hydrogen have 2 atoms and oxygen have 1, 2 and 3 atoms. चेक करें कार्बन बैलेंस है हमारे पास,
Hydrogen is not balanced because in the reactant we have 4 and in the product we have 2 atoms. So it is not balanced. Oxygen in the reactant we have 2 and in product we have 3. So oxygen is also not balanced. So the next step हम लोगों ने क्या करना है कि इनको बैलेंस करना है. कैसे? सबसे पहले आप लोग इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करें. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट में वाटर के मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 into 2 और 2 multiply 2 give us 4. So it's become 4. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चेक करें वो कितने हुए हैं, बिकॉज ऑक्सीजन में भी चेंज आया है क्योंकि हम लोगों ने पूरे मॉलिक्यूल के साथ से मल्टीप्लाई किया है. तो ऑक्सीजन में भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा. तो 2 ऑक्सीजन के ये एटम है और 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो वो 4 एटम्स बन जाते हैं. वो कितने बन जाते हैं, हमारे पास 4 एटम्स बन जाते हैं. प्रोडक्ट में 4 एटम्स बन जाते हैं, जबकि पहले हमारे पास 3 एटम्स थे. अब वो 4 एटम्स बन गए, लेकिन हमारे पास रिएक्टर्स में 2 ही ऑक्सीजन पाए जाते थे. सो हम रिएक्टर में भी जाकर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी 4 बन जाए. तो 2 multiplied by 2 give us 4. सो अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है. एक और एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनता है. अगेन हम रिएक्टेंस चेक करते हैं. कैल्शियम का एक एटम है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, सोडियम के भी 2 एटम्स हैं, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं. प्रोडक्ट्स में चेक करते हैं तो कैल्शियम का एक एटम है, तो इट्स मीन इट इज बैलेंस. लेकिन कैल्शियम का एक एटम मौजूद है तो इट इज अनबैलेंस. सोडियम का एक एटम है, वो भी अनबैलेंस है. कार्बन का एक एटम है, बैलेंस है. ऑक्सीजन का भी 3 एटम्स है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है. जो अनबैलेंस है वो 2 चीजें हैं, दैट इज कैल्शियम एंड सोडियम. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू द बैलेंस सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन के साथ हम लोगों ने कोई ऐसे कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है ताकि हमारे पास वो इक्वेशन बैलेंस हो जाए. तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे, हमारे पास सोडियम क्लोराइड इकट्ठा है इन द रिएक्टेंट में हमारे पास ये चीज इकट्ठी पाई जाती है, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सोडियम के 2 एटम्स यहाँ हो जाएंगे और कैल्शियम के भी 2 एटम्स हो जाएंगे. सो ऑलरेडी रिएक्टर से हमारे पास 2 क्लोरीन और सोडियम पाया जा रहा है, तो हम जब से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिएक्टर में भी 2 क्लोरीन और 2 सोडियम आ जाएंगे, जो कि बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मैटर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट Lavoisier in 1785. This law states that during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another form. इस लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास होता है किसी भी चीज का, वो कभी भी ना बनता है, ज्यादा होता है, और ना ही वो कम होता है. बट उसमें क्या होता है कि चेंज आ जाता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है. इन अदर वर्ड, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. अगर हम दूसरे वर्ड से बोलें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का मास होता है वो इक्वल होता है रिएक्टेंट्स के मास के. We observe the formation of white precipitates of silver chloride as a product of the reaction between sodium chloride and silver nitrate solution. The balanced chemical equation for the reaction is as follows. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट को जब रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो इनकी रिएक्शन में जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं हमारे पास. We also notice that during a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of reactants. Means कि जो इनका टोटल जो हमारे पास mass है वो आफ्टर रिएक्शन इनके टोटल mass के बराबर होता है, इक्वल होता है. This verifies the law of conservation of mass. Types of chemical reactions. Thousands of chemical reactions are taking place all the time in the world. They are classified into different types. Here we will discuss only 2 types. First one is addition reaction, and the next one is decomposition reactions. So addition reactions, the chemical combination of 2 or more substances to form one compound is called addition reaction. The following are the examples of addition reactions. अब सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं
तो ये ऐड होके सिर्फ वाटर बना देती है, H2O2। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन और क्लोराइड। जब हाइड्रोजन और क्लोराइड को आपस में रिएक्ट किया जाता है तो वो भी हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट सोडियम एंड नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनाते हैं NH3। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। एडिशन रिएक्शंस में होता क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। इन सब एग्जांपल्स में हमने देखा कि हमारे पास दो सब्सटेंस है वो आपस में कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर बना रही हैं, और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके हमारे पास अमोनिया गैस बना रहे हैं। These chemical reactions are known as addition reactions. Next one is decomposition reaction. A chemical reaction during which a compound splits up into two or more simple substances is called decomposition reaction. इन्होंने कहा कि इस केमिकल रिएक्शन में जो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उनमें कोई भी एक कंपाउंड दिया जाता है, उसके ऊपर रिएक्शन होता है, जब उसे रिएक्ट करता है या रिएक्शन शो करता है तो उसमें रिएक्शन ऐसे शो करता है कि वो कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। इस रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। यूजुअली हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। ज्यादातर इन रिएक्शंस को रिएक्शंस को करवाने के लिए हमारे पास जो चीज यूज होती है दैट इज हीट। The following are some examples of decomposition reactions. हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट एक पूरा कंपाउंड है, जब इसे हीट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो हमारे पास दो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में निकलते हैं, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट Ca कैल्शियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड के साथ हम लोगों ने इस कंपाउंड को हीट प्रोवाइड की तो वो हमारे पास इन द रिजल्ट क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो सिंपलर सब्सटेंसेस बने हैं। सो दीज प्रोसेसेस और दीज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। Energy changes in chemical reactions. In order to know about the nature of chemical reaction in various reactions, we need to know about the change in energy of substances. The energy of a substance is a particular amount of energy due to which the structure of the substance remains stable. A substance undergoes a chemical change or chemical reaction when its energy is changed. The change in energy of substance takes place by absorbing or releasing heat or light. On the basis of the change in energy, chemical reactions can be classified into two types, that are exothermic and endothermic reactions. So the first one is exothermic reaction. Exo means outside, बाहर से, and therms means heat. ऐसे reactions जिनको बाहर से heat provide की जाती है उन्हें हम exothermic reactions कहलाते हैं। Exothermic reactions are those reactions during which heat is given out. Burning is a common example of exothermic reaction. ऐसे reactions जो हमें heat provide करते हैं उन्हें हम कहते हैं exothermic reactions. So burning is a common example of exothermic reactions. Fossil fuels, that is called natural gas sectors, burns in the air to release heat. सो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, कार्बन मीन्स कोल, जब वो बर्न करता है ऑक्सीजन की हेल्प से वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मीथेन, दैट इज आल्सो गैस, नेचुरल गैस। जब ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनाती है, जो कि हीट हमारे पास क्या हो रही है, उस रिएक्शन की रिजल्ट में हीट हमें मिल रही है। नेक्स्ट वी हैव आयरन एंड सल्फर। जब आयरन और सल्फर रिएक्ट करते हैं तो आयरन सल्फेट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। इट्स मीन ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके रिएक्टेंट्स में हीट मौजूद हो वो तमाम रिएक्शंस हमारे पास एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। फायरवर्क्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
Endothermic reactions. Endo means inside. The reactions during which heat is absorbed are called endothermic reactions. ऐसे तमाम reactions जो कि heat की मदद से होते हैं, उन तमाम reactions को हम endothermic reactions कहते हैं, जिन्हें हम heat provide करते हैं for further process. वो reactions हमारे पास endothermic reactions कहलाते हैं. Thermal decomposition of calcium carbonate to produce carbon dioxide on commercial scale is an endothermic reaction. मीन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी जाती है तो वो हमारे पास रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. सो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन in which we are providing the heat to the calcium carbonate. You will feel that the sides of the breaker becomes cold. This is because an endothermic reaction takes place by the absorbing heat from the surrounding walls of the breaker. Look at here, there is another example of endothermic reactions. We have calcium chloride, sodium carbonate and heat. जब ये दो सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. So we are providing the heat, so this one is endothermic reaction. Formation of nitric oxides from nitrogen and oxygen and hydrogen iodide from hydrogen and iodine are also examples of endothermic reactions. कैसे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो निट्रिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. सिमिलरली जब हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट प्रोवाइड की जाती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं. Importance of exothermic reactions in daily life. Exothermic reactions have great importance in our daily life. They are extensively used to fulfill our needs of heat energy for various purposes. The heat released during burning of fuel at our homes is used for cooking food and to warm our rooms. The heat released during burning of petrol or diesel in the vehicle's engine increases pressure of the product gases to push and move the piston in the cylinder. The force of the piston turns the wheels and makes the vehicles move. It's mean इन तमाम processes में heat produce हो रही है तो इन processes को हम कहते हैं exothermic processes. Means ये हमारी daily life में बहुत help करते हैं exothermic reactions. Heat produced by the burning of fuel in thermal power station is used in generating electricity. जो heat burning fuel, जब हमारे पास burning fuels होते हैं thermal power stations में, उनसे जो heat produce होती है उससे electricity generate होती है. Heat produced during digestion of food in our body keeps us warm alive. In ignition of dynamite and gunpowders are also highly exothermic reactions and are